गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबको हमारे प्रोग्राम सलाम जेके में सुबह के 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान अशफाक गवार हाजिर खिदमत है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और अप्रैल की 25 सन 2025 है। और अप्रैल 25 में जब हम आज आपके सामने आए तो तवारीख के पन्नों में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और तवारीख के पन्नों में जहां बहुत कुछ लिखा जा रहा है वहीं पर सुबह से लेकर अभी तक बहुत बड़ी खबरें इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। सरहदें आग उगल रही हैं, धमाकों की आवाज से गांव के अंदर नींद उड़ी हुई है। न सिर्फ इतना बल्कि 22 रन के मामले में कुछ मजीद पेशरफ्त हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सफारती जंग में मजीद तेजी हुई है। और भी कुछ मामलात हैं और भी कुछ मसाइल हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा 10 बजे तक हमारे इस प्रोग्राम में साथ देंगे। और साथ जब आप देंगे तो याद रखिएगा आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर उसी तरीके से पूरे दिन लगे रहेंगे जिस तरीके से अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आसपास के हालात किस तरीके के हैं, वाक़ात क्या कुछ हो रहे हैं, आपकी आरा क्या कुछ है, ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। और ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खुल चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप इनबॉक्स में आकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आज अगर मौका मिला तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 से 15 मिनट का वक्त आपके साथ हम दे पाएँ और आपके साथ हम गुफ्तगू कर पाए, हालात वाक़ात पर आप अपनी राय रख सके। कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 मिनट में वो सारी चीज़ें हो पाए। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से होगा, बड़ी खबरों से होगा, लेकिन याद माजी को भी ताज़ा करते हैं और आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ हो चुका है। आसिफ रशीद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके बाद बैक टू बैक हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जुमे का दिन है, साल 2025 अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक तारीख आज 25 अप्रैल की आती है। और 25 अप्रैल को माजी में कौन से वाक़यात रोनमा हुए हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे पहले आपके सामने रखें फॉर्मेट के मुताबिक और उसके बाद एक एक करके अपने मौज़ूआत पर चलेंगे। 1867 में जापान ने आज ही के दिन गैर मुल्की तिजारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 1881 में फ्रांसीसी फौजियों ने आज के दिन अल्जीरिया और ट्यूनिसिया पर कब्जा किया। साल 1905 साउथ अफ्रीका या जनूबी अफ्रीका के अंदर सियाफामों या जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उनको पहली मरतबा वोट डालने का हक आज के दिन मिला। 25 अप्रैल 1954 को बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने का ऐलान आज के दिन किया। 1957 में सोडियम न्यूक्लियर रिएक्टर पहली बार तजर्बाती तौर पर शुरू किया गया। साल 1971 दिन आज का जब तकरीबन 2 लाख जंग मुखालिफिन वियतनामी मुजाहिरीन ने वाशिंगटन में एहतजाजी मुजाहिरा किया और जंग के खात्मे पर जोर दिया। 1975 में सोवियत संघ या यूएसएसआर ने आज ही के दिन ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियाई धमाका किया था। 1982 में दिल्ली में आज के दिन रंगीन टेलीविज़न की बाज़ाब्ता तौर पर नशरियात का आगाज़ हुआ। साल 1994 मलेशिया के बादशाह अजलान शाह ने इक़्तिदार छोड़ा, इस्तीफ़ा दिया और इस तरीके से नए लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। साल 2013 दिन आज का बरतानिया ने सोमालिया में आज ही के दिन अपना सिफारत खाना 22 बरसों के वक्फे के बाद दोबारा खोलने का सरकारी सतह पर ऐलान किया। इसी साल 2013 में अप्रैल की 25 तारीख को रूस के रेमेंस्की के अंदर एक अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े में 38 लोगों की जानें गई और 74 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। साल 1846 दिन आज का जब टेक्सास पर इख्तलाफात की वजह से अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान युद्ध हुआ, जंग हुई 1846 और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें दोनों के फेवर में और बाद में कुछ वक्त इकट्ठे और फिर से अलग अलग रहने का फैसला भी हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें, इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो एक बहुत बड़ी सूची हम सबके सामने आती है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, कुछ बड़ी घटनाएं, कुछ सबक आमोज, कुछ सीखने वाले और कुछ सिखाने वाली ये चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इसके बाद फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबरें आप तक पहुंचेंगी। प्रोग्राम में हमारे साथ आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर रहेंगे। इब्तिदा प्रोग्राम की करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद शदीद किस्म की सूरत हाल है। दोनों के दरमियान एक दूसरे के साथ रवाबित को मुकम्मल करने का फैसला हुआ, तो उसके बाद
सूरत हाल कशीदा, LOC और IB पर भी इशफाक देखी जा रही है। बिल्कुल, अभी की सबसे बड़ी और अहम खबर कि खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सीज फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिला है। अगर छोटे हथियारों का इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब भारतीय अफवाज की तरफ से मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी दिया गया है, ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला भी नहीं है। भारतीय अफवाज की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अलल सबा आज कई मकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसका जवाब भी वापस दिया गया है। इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम इलाकों के अंदर बशमूल जहां पुंछ रजौरी वाला एरिया हो, कश्मीर का कृष्णा गाड़ी या आगे के सेक्टर्स हो, तमाम इलाकों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर मुमकिना हमले का माकूल और मुनासिब जवाब दिया जाए, इस ज़िम्मन में भारतीय फौज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। एक तरफ से जहां भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सूरत हाल ना बने उस पर अगरचे काफ़ी कोशिशें आलमी लीडरों की तरफ से भी की जा रही हैं, ताहम कल जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया और उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर इंतहाई हालात जो है वो संगीन दिखे, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के 8 किलोमीटर के दायरे को खाली करवाया गया, रात भर पाकिस्तानी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया, रावलाकोट और इस्लामाबाद के जो एयर बेसिस है वहाँ पर भी एयर फोर्सेस की तैनाती को यकीनी बनाया गया। इस तरीके की इतलात और खबरें सोशल मीडिया पाकिस्तान से भी सामने आई और पाकिस्तानी अफवाज के ट्विटर हैंडलर और दीगर मैसेज से भी ये चीज़ें सामने आ रही थी। वहीं पर भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पहलगाम के अंदर अपना रोल किसी भी तरीके से निभाया होगा। इस बयान के बाद ही सरहदें तनाव के ऊपर है और इस तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। फौजी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसका जवाब भी दिया गया है, ताहम अभी तक LOC पर किसी तरीके की किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। एक तरफ से यह खबर आ रही है, दूसरी तरफ से खबर यह भी आ रही है कि जब वापस जवाब दिया गया तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कई इलाकों के अंदर खौफनाक धमाके भी सुनाई गए हैं। बड़ी खबर अब लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां एक तरफ हमने कहा कि अलर्ट है, दोनों अफवाज आमने सामने हैं, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वहीं भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कशीदगी के बीच मजीद फोर्सेस को सियालकोट डिवीजन को अलर्ट पर रखते हुए सरहद के उस तरफ तैनात किया गया है। इस तरफ भी अलर्ट आप पहले से देख रहे थे था, सूरत हाल ऐसी बन रही थी, मुसलसल फोर्सेज रश कर रही थी इन पहाड़ी सिलसिले के बीच, लेकिन रावलपिंडी GHQ जो जनरल हेडक्वार्टर है, आर्मी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, वहां पर सिक्योरिटी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ाई गई है और सियालकोट डिवीजन जिस पर नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले जो इलाके हैं उनके साथ जितनी भी अफवाज जहां जहां पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात हैं उन इलाकों के अंदर अगर मजीद फोर्सेज या हथियारों को ले जाना होगा, कल को किसी संगीन सूरत हाल की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है तो सियालकोट डिवीजन पर पाकिस्तान हमेशा से निर्भर रहा है, हमेशा से इस पर उसने डिपेंड किया है। इसी वजह से एक तरफ जहां सरहद के इस तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा शहरी इलाकों में जहां पर मरकजी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर फौज और BSF की जानिब से कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान की उस तरफ जो इब्तदाई मालूमात गुज़श्ता 24 घंटों की आई हैं उससे ये पता चला है जैसे कि सलामती काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद के अंदर ख़त्म हुआ तो सियालकोट डिवीज़न भी अलर्ट मोड पर रखने का फैसला हुआ और दूसरी तरफ जहाँ सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करने का ऐलान हुआ तो उसी वक्त कहा गया कि रावलपिंडी, सिंध डिवीज़न, पंजाब डिवीज़न की जो अफवाज हैं वहाँ से मजीद टुकड़ियाँ या जो तैनातियाँ जितनी भी LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं इन्हीं 3 डिवीज़न से होंगी और उसके बाद इन इलाकों के अंदर मजीद अलर्ट नज़र आ रहा है। सरहद के इस तरफ आप देखेंगे तो फ़ौज और BSF जो मुख्तलिफ मकामात पर मोर्चा संभाले हुए हैं, निचले इलाकों में जहाँ पर बर्फ़ अब मुकम्मल तौर पर पिघल चुकी है उन इलाकों में भी किसी भी सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए
तमाम इदारों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस बात को यकीनी बना रही है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और इस गैर यकीनी सूरत हाल में मुश्किलात पेश न आए। सरहद पार तनाव साफ नजर आ रहा है। रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, सियालकोट डिवीजनों के अंदर भी हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी अफवाज को कर दिया गया है। और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब इस तरीके की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हो तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरीके के हालात बनते रहते हैं। और काफी दिनों बाद यह देखने को मिला कि वहां पर फायरिंग हुई है और दो बड़ी खबरें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियां चली हैं जिसका जवाब दिया गया, और सरहद पार भी टेंशन बहुत मुसलसल बढ़ रही है और कई इलाकों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर बैक टू बैक दो बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही है और मुश्तबा मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों में धमाकों की आवाज से जनूबी कश्मीर दहल उठा है। त्राल में सरगर्म मिलिटेंट के घर पर धमाका हुआ है। ममनुआ तंजीम जैश ए मोहम्मद से मुंसलिक आसिफ शेख के रिहायशी मकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर पुलवामा के त्राल इलाके से सामने आ रही है, जहां पर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज अलल सबा आसिफ शेख के रिहायशी मकान के अंदर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और आसपास के मकानों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आसिफ शेख इस वक्त एक्टिव मिलिटेंट है और बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के साथ, ममनुआ तंजीम के साथ उसकी वाबस्तगी है और पुलवामा से इसका ताल्लुक है और पहलगाम 22 रन वाले मामले में भी इसकी भूमिका और इसकी मौजूदगी को ऐसा देखा गया था। और ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर कि त्राल का इलाका है जहां पर जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट आसिफ शेख के रिहायशी घर के अंदर धमाका हुआ है। याद रखिएगा, आसिफ का भाई भी है जो सुंजवा मिलिट्री बेस पर जो हमला हुआ था उसमें जब तहकीकात आगे बढ़ी तो उसकी गिरफ्तारी हुई और उनके ऊपर भी संगीन इल्ज़ाम थे। उसके बाद ही आसिफ जो है वो अंडरग्राउंड हो गया था और मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल हो गया था। तो तस्वीर आपके सामने त्राल से है जहां पर सरगर्म मिलिटेंट के रिहायशी घर के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। पहली तस्वीर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले की त्राल के आपके सामने, और कुछ खबरें थी कि शायद इन इलाकों में हो सकता है कि कार्रवाई हुई हो और कुछ खबरें या जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि बुलडोज़र कार्रवाई हुई, ऐसा बिल्कुल भी ना किसी ने इस खबर की तस्दीक की और ना ही पुलिस, फौज या किसी दीगर इदारे की जानिब से इस पर कोई लबकुशाई हुई। हाँ, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये मुश्तबा धमाका है। और एक तस्वीर त्राल जनूबी कश्मीर के पुलवामा की आपके सामने। शेख कौसर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात जरा उनसे लेते हैं। शेख कौसर, क्या इब्तदाई तफसीलात आपके पास हैं इस धमाके के हवाले से? जी बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि रात के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि मंगामा त्राल में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया तो पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पे कोई मतलब सामान मिला, मवाद मिला, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की थी उस मवाद को बाहर फेंकने की, लेकिन वो नाकाम हुए। तो जिसमें पूरा सा तो तरीके में धमाका हुआ जो आसिफ अहमद शेख नामी जो एक्टिव मिलिटेंट है उसके घर में, तो उसमें जो पूरी तरह नुकसान हुआ। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये धमाका कैसा हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि वहां पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला, बताया जा रहा है कि वो जो माइंड ब्लास्ट जो मवाद है वही मिला था वहां पे, तो उसी से ये ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पूरी तरह नुकसान हुआ इस मकान में। जी, जो अहली खाना थे क्या वो उस वक्त मकान के अंदर थे या उन्हें बाहर निकाला गया था? कोई इतला इस हवाले से पुलिस की तरफ से कोई बात सामने रखी गई हो? जी बिल्कुल गवर, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो ही सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो सिविलियंस की होती है। तो उनको सबसे पहले बाहर निकाला गया था क्योंकि वहां पे इतला मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो उनको जो ही बाहर निकाला गया था दूसरे मकानों में शिफ्ट किया गया था, पूरे जो जितने भी वहाँ पे अहली खाना थे तो उनको शिफ्ट किया गया था। उसके बाद जो ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहाँ पे कुछ मवाद मिला पुलिस के। चलिए, बहुत शुक्रिया शेख काउंसिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल त्राल से बड़ी खबर
कि ममनुआ तंजीम जैश ए मोहम्मद के साथ आसिफ शेख का मकान, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी, धमाका हुआ है और धमाके से मुकम्मल तौर पर मकान तहस नहस हो गया है। पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज़ पर जनूबी कश्मीर त्राल से, जहां पर ममनुआ तंजीम जैश से वाबस्ता मिलिटेंट कमांडर आसिफ अहमद शेख के घर के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। तस्वीर आपके सामने। एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये भी साउथ कश्मीर से ही सामने आ रही है, जहां पर एक और मिलिटेंट कमांडर के घर पर जोरदार धमाके की इतला मौसूल हुई है और यह धमाका आदिल ठोकर के रिहायशी मकान में हुआ है। आदिल ठोकर भी ममनुआ तंजीम के साथ वाबस्ता है और पिछले कई एफआईआर्स में पुलिस को इंतहाई मतलूब भी है आदिल ठोकर। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, आदिल ठोकर के रिहायशी मकान के अंदर, अनंतनाग का बिजबेहरा इलाके के आसपास का रहने वाला है ये, जहां पर इतला है कि एक और रिहायशी मकान जो ममनुआ मिलिटेंट का था उसमें भी धमाका हुआ है और यहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। फिदा हुसैन गुलिस्तान नुमाइंदा अनंतनाग हमारे साथ हैं। फिदा, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? हमारे साथी अभी शेख कौसर बता रहे थे कि ये जनूबी कश्मीर में दो अलग अलग वाकयात, एक तो त्राल और दूसरा गुरी, जहां पे जो ठोकर नामी मिलिटेंट है वो काफी सरगर्म है और बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मूवमेंट जो है वो नजर आ रही है, यानी कि मिलिटेंटों की मूवमेंट जो है वो नजर आ रही है। जो ही उस घर के नजदीक वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहले घर वालों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया क्योंकि रात का वक्त था और उसके बाद चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोशिश की वहां पर, लेकिन वहां पे जो ये मवाद जो धमाका बाद में वहां पे सुनने को मिला, जैसे शायद जैसे लोगों ने बता दिया कि वहां पर रात को जोरदार आवाज जो है वो सुनाई दी गई। हालांकि पूरा इलाका दहल उठा उस धमाके से और उसके बाद जब ये देखा गया, जब सुबह की किरण पड़ी तो ये बताया गया कि इस घर को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। हालांकि फिदा, क्या ये आदिल ठोकर का जो नाम सामने आ रहा है, क्या ये इनका ताल्लुक उस कत्लेआम से है जो पहलगाम के अंदर हुआ था? क्योंकि आदिल नाम का नाम भी कहीं सरफेस हो रहा था इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल इशफाक, जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ 2 दिनों से जब बायसरंग का अटैक हुआ है उसके बाद स्केच जारी किए गए, उसमें इनकी तस्वीर जो है वो भी नजर आ रही थी उसमें, और बताया जाता है उनका हाथ भी उस हमले के पीछे है। तो कहीं ना कहीं पे आप सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, जैसे हमने देखा पिछले 2 दिनों से किस तरह से 24 घंटे हर गली हर नुक्कड़ पर गश्त करती हुई नजर आ रही है, जहां कहीं पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिलती है कि किसी भी मिलिटेंट मूवमेंट की, तो वहां पर शायद वक्त जाए किए बगैर वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच जाती है। तो इसी तरह की खबर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली कि गुरी इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है शायद वो वहां पे नजर आए। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये भी खबरें आ रही है कि घर में कोई मवाद था जिसको पहले जब कुल मिलाकर ये माना जाए कि 2 एक्टिव मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों के अंदर धमाके हुए हैं और दोनों मकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया गया है। इस तरीके की खबरें और विजुअल जो है वो सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि 2 बड़े ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। एक जगह पर इत्तला खबर ये है कि फौजी जवान जख्मी हुए हैं और कल वाले ऑपरेशन में एक जवान की मौत भी हुई है। दोनों ऑपरेशंस का अपडेट आपको बताएंगे क्योंकि 2 अहम बड़ी खबरें सामने आ रही है और फिर आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली के अंदर आज सियासी गर्मा गर्मी और ज्यादा देखने को मिलेगी और पाकिस्तान पर मजीद शिकंजा कसने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके के दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के बाद शुमाली कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का एक मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त जारी है और एनकाउंटर में 2 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। बड़ी खबर अजस बांडीपोरा के जंगलात में आज सुबह सुबह जो तलाशी कार्रवाई थी वो एनकाउंटर में तब्दील हो गई है और अभी तक गोलियों के तबादले में 2 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इब्तदाई मालूमात हम तक पहुंची हैं। बांडीपोरा का वो इलाका जहां पर खबर यह है कि जंगलात में मिलिटेंट ने पनाह ली, इसके बाद मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में तलब किया गया। जंगलात के एक वसी इलाके को मुहासरे में इस वक्त लेकर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है और बांडीपोरा के इस इलाके में आप सबको ये भी बताते चलें कि देर रात ये भी कंफर्मेशन हुई थी कि सरहदी बेल्ट के अंदर जहां शुरुआती दौर में ये खबरें आई थी कि दरअंदाजी की एक कोशिश हुई और उसके बाद एक और जगह ऑपरेशन चलाने की इतलात मौसूल हुई, उसके बाद जाकर ये कंफर्मेशन हुई कि सर्च ऑपरेशन वसी पैमाने पर अजस के बाजीपोरा बांडीपोरा जंगलात में शुरू किया गया, जो अब से कुछ देर पहले एनकाउंटर में तब्दील हुआ। आसपास रिहायशी मकानात भी नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है और अभी जो इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है कि 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं, दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन ऑपरेशन ऑफिशियली इस वक्त जारी है। मिल्टन 2 के जंगलात में पनाह लेने की खबर सिक्योरिटी इदारों को थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहूर भट्ट के पास भी चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हैं। जहूर, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज मॉर्निंग मुझे यहाँ पे अजस बांडीपोरा इलाका जो है फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे कुछ सस्पिशियस मूवमेंट लगी। सिक्योरिटी फोर्स ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया था और उसके बाद जहाँ पे गोलीबारी हुई थी अलग अलग सुबह 6 साढ़े 6:15 के करीब जो है यहाँ पे गोलीबारी हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो गोलीबारी का सिलसिला है वो थम गया है। लेकिन उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा है। ये जंगली इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र इलाका है और जॉइंट ऑपरेशन जो है अभी भी जो है जारी है। और यहाँ पे अगर आप आगे देखिए तो यहाँ पे मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन कैमरा में आपको दिखाएगा आगे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं और यहाँ पे जो ऑपरेशन है बिल्कुल अभी भी जारी है और मजीद सिक्योरिटी फोर्स को टुकड़िया को यहाँ पे बुला दिया गया है क्योंकि ये जंगली वाला इलाका है। मीडिया को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जॉइंट फोर्सेस की जानिब से जो है सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। ये बताइएगा, इत्तलात ये है कि कुछ लोगों से पूछताछ हो रही थी और पूछताछ के दौरान ही कुछ अहम इंकिशाफात हुए, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे जराया अभी बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इब्तिदाई जो गोली चली है उसके नतीजे में जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो पा रही है? देखिए गौर अगर बात करेंगे जो जख्मी होने की खबर हमें सोर्स के हवाले से तो बता रहे हैं, लेकिन अभी जो इसमें पुष्टि करनी बाकी है, अभी कबल वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि हमने जो हेल्थ ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी हॉस्पिटल में कोई इंजर्ड को नहीं लाया गया है। लेकिन अभी जो ऑपरेशन है वो जारी। हालांकि जो मॉर्निंग में जो कुछ गोलियों की जो आवाजें आई, जो गन शॉट्स हुए थे, लेकिन उसके बाद गोलियां की आवाजें रुक गई हैं। मजीद स्पीड फोर्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और यहाँ पे ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। लेकिन अभी जो ऑपरेशन को जो है बढ़ाया गया गया, स्पीड फोर्स को यहाँ पे लाया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे फोर्स को फिर चलाया जा रहा है और मूवमेंट जो फोर्सेस की है वो आगे फिर से दिया जा रहा है इनको। यहाँ ज्वाइंट फोर्सेस पुलिस, सीआरपीएफ, 13 एसटीआरएफ और यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं और यह जंगली इलाका है। जैसे ऑपरेशन को बढ़ाया दिया गया है, वैसे लग रहा है कि इस ऑपरेशन में भी टाइम भी लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा जहूर भट्ट थे। ये तस्वीरें आपके सामने अजस बांडीपोरा की है, जहां एक बड़ा ऑपरेशन जो कि अभी इस वक्त चल रहा है, 2 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर, लेकिन जैसा जहूर बता रहे थे अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इस सिलसिले में इंतजार है। इधर जम्मू सूबे के उधमपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक और इसी तरह का बड़ा ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा है। साझा कार्रवाई है और उधमपुर ऑपरेशन दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। डुड्डू बसंतगढ़ में ये फोर्सेस की जो कार्रवाई है, बल्लीगरी ऑपरेशन नाम से, जिसका कल ही कंफर्मेशन ऑफिशियली कर दी गई थी। एक फौजी जवान की शहादत के बाद इस ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया गया, ऑपरेशन इंटेंसिफाई किया गया है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ऑफिशियली इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है।
ये सोचकर भी अथॉरिटीज़ या कंसर्न्ड एजेंसीज काम कर रही हैं, क्योंकि इस इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से इंफॉर्मेशन थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार ये कन्फर्मेशन हो रही थी कि जंगलात का एक वसी इलाका जहाँ पर मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी है। कल आप सब जानते हैं पैरा कमांडोज़ के एक सीनियर एहलकार की जान चली गई बसंतगढ़ के इस इलाके में, जब इब्तदाई मराहिल थे इस ऑपरेशन के और दोनों तरफ से ज़बरदस्त गोलीबारी का तबादला हुआ। उसके बाद जाकर फौज की वाइट नाइट कॉर्प्स की जानिब से एक्सपर पोस्ट के जरिए भी तस्दीक की गई कि खुफिया मालूमात को बुनियाद बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ बसंतगढ़ उधमपुर के अंदर कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ और इस दौरान फौज के एक एहलकार ने जिनकी शहादत हुई और उसके बाद ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। मजीद तफसीलात के लिए हम उधमपुर चलेंगे। किशोर शर्मा हमारे साथ हैं। किशोर, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं इस ऑपरेशन के हवाले से, जिसको तकरीबन 48 घंटे कंप्लीट हो गए? बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ। आज का दिन है और दूसरे दिन भी अभी हमने सुबह सुबह देखा कि रुक के फायरिंग अभी भी इस इलाके के अंदर हो रही है और पूरी तरह से जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जिस तरह से आपने कल साफ तौर पर देखा था कि किस तरह से जो 6 पैरा के जो जवान थे वो शहीद हुए थे, लेकिन हमने सुबह सुबह देखा कि यहाँ पे चापर और ड्रोन का पूरी तरह से सहारा लिया जा रहा है कि जंगलों में पूरी तरह से ये तलाशी अभियान शुरू किया है कि जल्द से जल्द जो 2 से 3 आतंकी हैं उनको जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन ये जो इलाका है ये काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। हमने ये देखा कि कल जिस तरह से इनकाउंटर जो है वो शुरू होता है उसके बाद जो है वो गोलीबारी इस इलाके के अंदर नहीं हुई, लेकिन अभी सुबह सुबह से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इस इलाके के अंदर फिर से जो है वो रुक के फायरिंग हो रही है और पूरी तरह से जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से जो है वो मोर्चा जो है वो आसिफ संभाल लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जिस तरह से अभी जो चापर का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है और पूरी तरह से इस इलाके को जो है वो देखा जा रहा है कि अगर इसी इलाके के अंदर कहीं जो 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं तो उनको जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे भी जो है वो पूछताछ यहाँ पे आसिफ की जा रही है कि कौन लोग जो है वो उनको रात के समय जो है वो रास्ता बताते हैं, कौन जो लोग हैं इनको खाने पीने वाली इस प्रकार की जो वस्तुएं देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो रुक के फायरिंग आसिफ इस इलाके के अंदर जो है वो शुरू हुई हो गई है। शहर से तकरीबन कितनी दूरी इस इलाके की है और क्या ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी इस इलाके के अंदर अभी मौजूद हैं? इसी के चलते अभी तकरीबन 48-50 घंटे हो गए जो ऑपरेशंस हैं, एक तो वो ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं हुए, ख़त्म नहीं किया गया, और दूसरा खबर ये भी थी कि लोकल जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, वीडीजीज हैं, उनकी सहायता भी ली जा रही है इस ऑपरेशन में। बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये जो उधमपुर जिला का जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से ये काफी दूर दराज का इलाका है। जो बसंतगढ़ का ये इलाका, ये शिवगली का इलाका, अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा ये फुल स्क्रीन आप छोड़ें, देखिए ये पूरा का पूरा जो जंगल से भरा हुआ इलाका है। यहाँ पे जो इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं है। हमने रात के समय यहाँ पे देखा कि खुद जो डीआईजी एसएसपी उधमपुर जो है पूरी तरह से इस इलाके के अंदर जो उनकी तरफ से नजर रखी गई है और ये बताया जा रहा है कि जिस इलाके के अंदर ये इनकाउंटर कल जो सुबह शुरू होता है उस इलाके के अंदर जो थी वो चारों तरफ से जो थी वो घेराबंदी की गई थी, लेकिन इनकी तरफ से रात के समय यहाँ पे गोलीबारी भी जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई, लेकिन यहाँ पे कोई जवाब जो है वो वहां से आया नहीं। लेकिन फिलहाल सुबह सुबह ये बताया जा रहा है कि सुबह सुबह से फिर से जो है वो रुक के फायरिंग इस इलाके के अंदर जो है वो शुरू हुई है। लेकिन अभी इस तरह की ऑफिशियल जानकारी जो डीआईजी उधमपुर या एसएसपी उधमपुर की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल हमें भी जो है वो आगे जाने की अनुमति इस वक्त आसिम नहीं दी जा रही है। लेकिन काफी जंगल का इलाका है, काफी चुनौतीपूर्ण ये इलाका है और इस इलाके के अंदर हमने ये देखा कि लोगों के भी आसपास घर हैं और लोगों को भी ये भी कहा गया है कि वो भी लोग जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन अभी फिलहाल ये हमारे पास जो अपडेट आ रहा है कि ड्रोन का सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है। सीआरपीएफ के जो अलग अलग स्पेशल जो फोर्स है उनको बुलाया गया है और पूरी तरह से जो है वो जंगलों को जो है वो आसिफ छाना जा रहा है। जी, अभी तक ये जो खबरें आ रही थी कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो इस जो इम्पोर्टेंट रास्ते हैं, ख़ास तौर से जो डुडू बसंतगढ़ वाली जो सड़क है और जो लोकल एरियाज़ को कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, उन तमाम कनेक्टेड रास्तों को फ़िलहाल बंद रखा गया है। इसकी क्या कंफर्मेशन है जब तक ऑपरेशन चलेगा? एक, क्या वो रास्ते बंद रहेंगे? दूसरा, क्या आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि हो पाई है कि जो लोकल्स थे या इस इलाके में जो माल मवेशी के साथ या चरवाहे लोग जाते थे उन तमाम को भी इस इलाके में ना जाने के लिए पहले से कह दिया गया है?
बिल्कुल, देखिए ये जो जिस इलाके के अंदर आसिफ ये इनकाउंटर कल शुरू हुआ, ये पहले भी दहशतगर्दों की तरफ से ये रूट जो थे वो चुने जाते थे। पिछले दिनों भी आपने साफ तौर पर देखा था कि तहसील जो इलाके के अंदर जिस तरह से वो कुछ वस्तुएं जो उनसे लेकर जाते हैं, उनसे रास्ता जो लोकल लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो है वो रास्ता इनको जो है वो पूछा जाता है, उनकी तरफ से रास्ता बताया जाता है। लेकिन कल से हमने देखा कि इस इलाके के अंदर ये इनकाउंटर शुरू होता है। लोगों से कल भी जो है वो जो लोकल पुलिस जहां के एसएचओ हैं उनकी तरफ से उन लोगों से जो है वो पूछताछ की जा रही है। ये भी सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आई थी कि जो 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर देखे गए हैं, तो किसी के घर भी जो रात के समय वो जाते हैं, कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं लेकर जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो यहाँ के लोकल बता रहे हैं जिनसे हमने बात की, लेकिन जिस तरह से आपने ये कहा कि ये जो उधमपुर जिला का ये जो डुड्डू जो बसंतगढ़ के लिए जो गाड़ियां यहाँ से आती हैं उनकी भी प्रॉपर जो है वो चेकिंग जो चनैनी का इलाका है वहां उस इलाके के अंदर जो प्रॉपर से की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स उनके खंगाले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खाना बदोश इन इलाकों से जाते हैं, आपने देखा कि जो डोडा और कठुआ का जो बॉर्डर है उस इलाके से हमने देखा कि जितने भी खाना बदोश लोग हैं अभी फिलहाल जो अपने माल मवेशियों के साथ वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी भी जो प्रॉपर से हमने सुबह सुबह देखा इस इलाके के अंदर उनकी प्रॉपर से चेकिंग की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। उनके बाद ही जो आसिफ उनको आगे जाने की अनुमति जो है उन लोगों को भी जो है वो इस इलाके से दी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उधमपुर के अंदर दूसरा दिन है, एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जारी है। पैरा कमांडोज को ड्रॉप इन किया गया था उधमपुर के अंदर, लेकिन कल हमने देखा कि एक जवान जो है वो ऑन द लाइन ऑफ फायर आया और अपनी जान उन्होंने निछावर की, देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बान हुए, इसकी हिफाजत करते हुए आज सुबह उधमपुर के अंदर उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ भी अपनी रिहाइशगाह वेस्ट बंगाल रवाना कर दिया गया है। बढ़ते जी आगे, जरा बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के अंदर सफारती मामला तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और रात देर गए तक वज़ीर आज़म के साथ कई दुनिया भर की कदावर शख्सियात ने मुलाकातें भी की है, टेलीफोन पर राब्ते भी हुए हैं। और पुलवामा पहलगाम के अंदर 22 रन के अंदर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के मौक़िफ़ की तायद भी की है और भारत के साथ एक ही पेज पर खड़ा होने के लिए तैयार भी है। और ये सफारती जीत के बाद मज़ीद इक़दाम भी उठाए जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए मज़ीद तेज़ी हो रही है। दिल्ली के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि पाकिस्तान को मज़ीद किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन के करीब दुनिया भर के लीडरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर राब्ता किया है और उनके साथ इज़हार यकजहती भी की है और साथ साथ ये भी कहा है कि भारत के इस मुश्किल तरीन वक्त में वो उसके साथ है और किसी भी तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को अमन पर हावी होने नहीं दिया जाएगा। जॉर्डन, इजराइल, यूके, जापान, यूएस ने एक बार फिर यकज़बान होते हुए वज़ीर आज़म के साथ शाना बशाना काम करने की बात कही है और ये साफ कर दिया है कि भारत जिस तरीके से वॉर अगेंस्ट टेरर में इस वक्त खड़ा हुआ है उनके साथ साथ वो काम करेंगे। जहां एक तरफ से दुनिया भर का ओपिनियन भारत के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर मजीद कुछ बड़े डिसीजंस भी लिए जाएंगे और इन बड़े डिसीजनों का हाल अहवाल कल बिहार के अंदर भी वज़ीर आज़म ने उस तकरीब के दौरान किया था जब वो बिहार के अंदर एक अवामी इज्तिमा से खुताब कर रहे थे और हिंदी स्पोकन एरिया के अंदर जहाँ पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पर 2 ज़बानों का इस्तेमाल किया गया। एक हिंदी में बात को समझाया गया कि पहलगाम के अंदर क्या कुछ हुआ, फिर अंग्रेज़ी में अपने भाषण का एक हिस्सा बोला ताकि पूरी दुनिया तक ये मैसेज चला जाए कि भारत आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकता है। और वो तमाम डिटेल जब कल बिहार के अंदर हो रही थी और रात देर गए दुनिया भर के लीडर्स भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के राब्ते में रहे और टेलीफोनिक राब्ता और डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात जो है वो मजीद आगे बढ़ाए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर जब इजलास मुनक्किद हुआ तो अच्छी बात यह रही कि अपोजिशन भी इस वक्त हुकूमत के साथ एक ही पेज पर खड़ा है और हर तरह से ताउन और साथ देने का ऐलान कर दिया गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क की सलामती के लिए मरकज़ी हुकूमत जो भी फैसला पहलगाम हमले के बाद करेगी उसके साथ मुकम्मल तौर पर वो है और उसके बाद जाकर बाद में ऑफिशियली इसकी तस्दीक की गई। लेकिन बड़ी बात यह कि आलमी सतह पर भी शदीद किस्म का रद्दअमल दहशतगर्दी के इन वाक़यात के खिलाफ आ रहा है और तमाम वो लोग जब एक तरफ मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन रही है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर जो लोग काम करते हैं, डिप्लोमेटिक
स्तर पर काम या ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सिफारती सतह पर ताल्लुकात को बेहतर करने वाली जो भी शख्सियात हैं उन्होंने भी इसके बाद भारत के साथ इजहार यकजहती किया। इस सारी सूरत हाल पर उन तमाम लोगों ने अफसोस का भी इजहार किया है। इधर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर आज भी सबकी नजरें रहेंगी, जहां फौजी सरबराह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज थोड़ी देर में उधमपुर और श्रीनगर का दौरा करेंगे और इतलात के मुताबिक यहां से उसके बाद उन्हें रवाना होना है पहलगाम के लिए भी। जाए वकू का वो दौरा करेंगे। 22 तारीख को मिनी स्विट्जरलैंड को जिसे खून से छलनी किया गया, जहां 26 लोगों की जान ली गई, उस हमले के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक तो मुतलका कमांडर से जो मकामी अफसरान हैं उनसे वो ताज़ा तरीन ब्रीफिंग लेंगे और ख़बर ये भी है कि जब वो श्रीनगर पहुंचेंगे वहां भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा टॉप कमांडर्स की तरफ से। उसके बाद वो पहलगाम रवाना होंगे और ख़बर ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। जो भी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है वज़ीर दाखिला के दौरे के बाद, तमाम लोगों को ख़ास तौर से स्टेक होल्डर्स या जो कंसर्न लोग हैं उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाया जा रहा है। और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उधमपुर से श्रीनगर जब वो जाएंगे तो 15 कॉर्प्स राष्ट्रीय राइफल्स में कमांडर्स की तरफ से उनको मौजूदा सूरत हाल जो कश्मीर खित्ते के अंदर है और जो ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए हैं उसके ताल्लुक से खबर दी जाएगी। और इसके अलावा आइंदा की हिकमत अमली के मुतालिक भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। ये इजलास कब हो रहा है, याद रखिएगा, ये दौरा कब हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म तमाम लोगों की जानिब से अपनी अपना जगह इजलास किए गए। CCS का इजलास भी दारुल दिल्ली के अंदर हुआ जिसमें पाकिस्तान को लेकर फैसले किए गए। डिप्लोमेटिकली जो टाइज थे पाकिस्तान के साथ ख़त्म किए गए। अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जो है वो इस वक्त बंद हो चुका है। ताल्लुकात मजीद तातुल का शिकार हुए हैं और जब फौजी सरबराह आ रहे हैं तो उससे चंद घंटे पहले इसी प्रोग्राम में हमने आपको बता दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी तनाव है। LOC जो 24-25 फरवरी साल 2021 के बाद जहां ये फैसला हुआ था डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान कि भारत और पाकिस्तान वो सीज फायर एग्रीमेंट 2002-3 के बाद जिसके मुताबिक काम चल रहा था, सरहदों को खामोश रखने में दोनों का पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। उस मस्बत रद्द अमल के बाद कोशिशें हो रही थी लेकिन वो सब नहीं हुआ। एक तरफ जहां फायरिंग की इतलात मुतद्दिद सेक्टर्स में छोटे हथियारों से है, दूसरी तरफ फौजी सरबराह का दौरा, कश्मीर की सारी सूरत हाल, शुमाली कश्मीर के बेल्ट में तीनों अजला के अंदर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उस पर भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन बिलखुसूस जो तहकीकात इस वक्त पहलगाम हमले के बाद चल रही हैं उस पर भी बातचीत होगी। श्रीनगर से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हमारे नुमाइंदे हैं। इमरान, जरा अपडेट करें। फौजी सरबराह का दौरा है जम्मू कश्मीर है और यह दौरा तब हो रहा है जब CCS की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। सरहदें खामोश थी, वहां पर सीज फायर टूटा। अभी सीज फायर टूटने का कोई फंडा भी नहीं बचा क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बने हैं, डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक जो किया गया है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो खलबली है वो साफ और नुमाया है। इस बीच साउथ कश्मीर के अंदर जो पिछले 72 घंटों के दौरान ऑपरेशन चलाए गए वो अपनी जगह, और आज जनरल साहब का दौरा और इस दौरे के क्या माने जाए। और ये जो कहा जा रहा है कि जनाब कमांडर जो फील्ड कमांडर्स है वो भी ब्रीफ करेंगे और 22 रन का भी वो दौरा करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से खामियां कोताहियां रही हैं और मुस्तकबिल में ये चीजें ना हो। देखिए, पहली बात यह है कि अभी कश्मीर वैली में हालात पुरतनाव है, कशीदा है, खासकर जहां तक हम बॉर्डर्स की बात करते हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो। तो हर जगह पे जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बनी है, कुलगाम के अंदर एनकाउंटर, उधर कल उधमपुर में एनकाउंटर और आज सुबह बांडीपुरा में भी एनकाउंटर शुरू हुआ है। और फौज ने भी बता दिया है कि आज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है फायरिंग हुई है और आखिरी इत्तलात मिलने तक बड़े पैमाने पर वहां पे भी सर्च ऑपरेशन जारी था। सो इस सब के बीच में जहां पहलगाम हमले के बाद ना सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त माहौल है वो गर्मा गर्म है, सफारती ताल्लुकात खत्म हुए हैं। और इस सब के बीच में आज एक और अहम श्रीनगर के अंदर या कश्मीर के अंदर पेशरफ्त हो रही है। एक तो राहुल गांधी का दौरा है जो 12:30 बजे यहाँ श्रीनगर पहुंच रहा है और इससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ जो है या फौजी सरबराह जो है
वो कश्मीर पहुंच रहे हैं। पहले वो जम्मू जाएंगे, नॉर्दर्न कमांड, और वहां वो आर्मी को ब्रीफ करेंगे, जहां पर तमाम जो कमांडर्स हैं उनको ब्रीफ करेंगे और उन्हें वहां की जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है उससे जो है ब्रीफ करवाया जाएगा। उसके बाद वो डायरेक्टली श्रीनगर पहुंचेंगे और यहाँ पे भी नॉर्दर्न कमांड उनके साथ होंगे और साथ साथ जो कमांडर 15 कॉर्पस है और दीगर जितने भी टॉप कमांडर्स है आर्मी के, वो यहाँ पे आर्मी चीफ को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद वो पहलगाम जाएंगे, उस जगह पे जहाँ पे वो हमला हुआ था, और वो स्पॉट का मुआयना भी करेंगे। और साथ साथ इतलात ये भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का भी वो विजिट करेंगे और इतलात ये है कि वो LOC उड़ी तक जाएंगे और कुपवारा की भी कुछ चौकियों का वो विजिट करेंगे। सो मजमूई तौर पर आज का दिन भी बड़ा अहम है, जहां हम देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद मुसलसल दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। न सिर्फ ये छोटी मीटिंग्स है बल्कि बड़े सतह पर हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर मीटिंग्स हो रही है, उधर पाकिस्तान के अंदर आला सतह की मीटिंग्स हुई, इधर कश्मीर के अंदर कल जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई उमर अब्दुल्ला की क़यादत में। इससे पहले काबीना की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी और आज यहाँ पे आर्मी चीफ आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आर्मी चीफ आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर, और ये दौरा तब हो रहा जब भारत और पाकिस्तान के बीच सूरत हाल बेहतर नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइज लगभग खत्म हुए हैं और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस भी तेज किए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन जरा बात दिल्ली की ही करते हैं, जहां पर एक और अहम तरीन इजलास थोड़ी देर में मुनक्किद होने जा रहा है और यह इजलास इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। वो ट्रीटी जिसको लेकर कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि इसको इल्तिवा में डाल दिया गया है, यानी बहाव जो पानी का है अब इसको भी रोका जाएगा। और इस जिमन में बाज़ाब्ता तौर पर आज अहम तरीन इजलास इंडस वाटर ट्रीटी अभियान के ऑर्डर आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज दाखिला वजीर की रिहाइश गाह पर अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के अभियान के मामले पर अहम तरीन गुफ्तगू होनी है और इस जिमन में मुख्तलिफ वज़रा को वज़ीर दाखिला की रिहाइश गाह पर तलब किया गया है। वज़ीर दाखिला जहां इस अहम तरीन इजलास की सरबराही करेंगे, वहीं पर मरकजी वजीर बराए वाटर रिसोर्सेज CR पाटिल समेत वज़ीर वज़ारत खारजा और वज़ारत दिफा के अफसरों को भी इस ज़िमन में तलब किया गया है। इतलात और खबरों के मुताबिक बाद दोपहर यह इजलास वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइश गाह पर मुनक्किद होगा, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास आबी मुआहिदा जिस पर मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने इसको कहा कि यह बिना कहे जंग की शुरुआत है, तो इस फैसले पर आज मजीद इक़दाम किए जाएंगे और इस ज़िमन में दाखिला वजीर ने कमान अपने हाथ में लेते हुए आज आला सतही इजलास को नई दिल्ली के अंदर तलब किया है। दाखिला वजीर अमित शाह हाई लेवल मीटिंग की चेयर करेंगे आज और इसमें मरकजी वजीर बराए वाटर रिसोर्सेज CR पाटिल भी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त नई दिल्ली से सामने आ रही है, वज़ीर दाखिला के घर पर यह इजलास मुनक्किद होना है। लेकिन दूसरी खबर भी साथ साथ बता देते हैं और उसके बाद सीधा ब्रेक पे भी जाना है। भारत सरकार की जानिब से पाकिस्तान को ऑफिशियली आगाह कर दिया गया है, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने के अलावा सिंध तास आबी मुआहिदा या इंडस वाटर ट्रीटी भी ख़त्म कर दी गई है और जल शक्ति की वजारत के सेक्रेटरी की जानिब से पाकिस्तान को इस सिलसिले में ख़त भी लिखा गया है कि सिंध तास आबी मुआहिदा आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुका है, सस्पेंड किया जा चुका है और मुआहिदे पर भारत का पाकिस्तान को जो दो टूक जवाब दिया गया उसमें यह भी खत के अंदर लिखा गया कि अब 1960 जैसे हालात नहीं हैं, जियोग्राफिकली बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, चीज़ें तब्दील हुई हैं और जो बयान या जो खत ये आपकी स्क्रीन पर है जो भारत सरकार की जल शक्ति की वजारत से पाकिस्तान को गया है सेक्रेटरी की तरफ से, जिसमें जल शक्ति की वजारत के सेक्रेटरी दीबाश्री मुखर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को फौरी तौर से या फौरी असर से आर्जी तौर मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान को इस खत के जरिए खबरदार किया गया है कि अब सूरत हाल 1960 जैसी बिल्कुल भी नहीं, ना तो कोई मुखलिसाना इकदाम पाकिस्तान ने किया, ना ही आबी मुआहिदे के आर्टिकल 3 के तहत भारत की तरफ से मांगी गई तरमीम पर मुज़ाकरात पाकिस्तान शुरू करने के लिए तैयार है। जो भारत ने मुतालबात रखे थे उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसके बरक्स इस खत के मुताबिक भारत ने दहशतगर्दी के जख्म खाए, पहलगाम में 26 मासूम सयाहों का गोली मारकर कत्ल किया गया। अब भारत मजीद ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पाकिस्तान के साथ खत के जरिए जो कुछ शेयर किया गया कि पाकिस्तान की मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी
और जम्मू कश्मीर में अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिशों ने भारत को अपने कानूनी आबी हुकूक इस्तेमाल करने से रोका है और ये बैनुल-अक़वामी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भी खिलाफ वर्जी इसको करार दे रहा है, लेकिन भारत की जानिब से कहा गया, भारत ने यह भी कहा है कि जिन बातों पर इंडस वाटर ट्रीटी या सिंतास मुआहिदा बनाया गया था या एग्रीमेंट हुआ था, वो अब मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और भारत की आबादी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। मुल्क को साफ तवानाई के लिए आबी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करना ही होगा। पाकिस्तान से पूछा गया है कि क्या इसे 1960 की आबादी और 2025 की ज़रूरियात में फ़र्क नज़र नहीं आता। भारत ने अब अपने आबी वसाइल को सिर्फ अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने का सोचा है, ख्वाह वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हों या ज़री शोबे के लिए पानी इस्तेमाल हो। अब इंडस वाटर ट्रीटी के पानी पर सबसे ज़्यादा हक भारत का है, दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी मुल्क का नहीं। ये जो ख़त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें जो वजारत है जल शक्ति की, उसके सेक्रेटरी की तरफ से इस खत के जरिए यानी ऑफिशियली पाकिस्तान को कन्वे कर दिया गया। एक फैसला दिल्ली के अंदर हुआ, उसके बाद जो कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ इंटर वाटर ट्रीटी पर जो लवाजमात पूरी होनी थी, कागजात के जरिए जाना था, वो भी कर दिया गया। और इसके बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जो कल ही आप देख चुके हैं, जिसमें जंग से ताबीर किया गया मौजूदा सूरत हाल को कि अगर पानी रोका गया तो सूरत हाल ठीक नहीं होगी। और मुर्तज़ा अली जिनके नाम ये गया है, जो खत लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पर 4-5 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। दूसरी तरफ इस मुआहिदे के खत्म होने के साथ ही दिल्ली में आज अमित शाह की रिहाइश का बैक टू बैक कल खत लिखा गया, रवाना किया गया, आज दाखिला वजीर साहब मीटिंग करेंगे और कल जो तस्वीरें इंडस वाटर ट्रीटी के गेट्स की आई है वो ये साफ बता रही थी कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर एक और हंगामा भी शुरू हो सकता है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन का दौरा है और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कल रात एक अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर हुआ है। उस इजलास के अंदर कुछ बातें कही गई और सरकार ने कैंडिडेट कन्वेंशन भी उस बारे में किया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तलबा क्यों परेशान है, ताजिर तिजारत छोड़कर वापस क्यों घर आ रहे हैं, हुकूमत क्या कुछ कर रही है और कितना बड़ा यह मामला है, इस पर भी बात रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9:30 बज गए हैं। 9:40 के बाद आज हमारी कोशिश रहेगी, जो 2-3 दिन से नहीं हो सका, प्रोग्राम में काफ़ी हसास मामलात को डिस्कस किया गया तो आपकी कॉल्स उस बीच नज़रअंदाज हुई हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो जो कम्युनिकेशन का कुछ दिन का गैप आया उसको दूर करेंगे। आप कॉल करेंगे 9:45 के आसपास, चारों लाइन्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। लेकिन खबर जम्मू कश्मीर से ये कि दारुल हुकूमत दिल्ली से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी भी आज कश्मीर आ रहे हैं और श्रीनगर का उनका दौरा है। पार्टी रहनुमाओं से वहाँ पर मुलाकात करेंगे, लेकिन बुनियादी मकसद जो इस दौरे का है राहुल गांधी का, वो है उन तमाम लोगों की खबर लेना, अयादत करना जो ज़ख्मी हुए हैं पहलगाम हमले में।
देर रात दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर जब इजलास मुनक्किद हुआ तो कुल जमाती इजलास में कांग्रेस ने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ कर दिया कि हुकूमत जो भी करेगी हम उनके साथ हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन और हुकूमत की एक मीटिंग श्रीनगर के अंदर SKICC में हुई, उस ताल्लुक से भी बात वहाँ पर कम्प्लीटली खुलकर तमाम लोगों ने बात की और रेजोल्यूशन रखा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की आला कमान भी सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। खबर यह है कि GMC अनंतनाग राहुल गांधी जाएंगे, जहाँ 1 दर्जन के करीब जो सयाह हैं वो ज़ख्मी हालत में थे, कुछ को मामूली चोटें आई हैं और बेशतर लोग ठीक हैं। देर रात रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ की तरफ से भी इन तमाम लोगों की खबर ली गई, वो भी GMC अनंतनाग पहुँचे थे। बेहतर सहूलियात मरीज़ों को मिले, इस पर उन्होंने मुतलकीन पर जोर दिया था। उनके साथ अब्दुल मजीद लारमी और इसके अलावा दीगर लीडरान भी थे। लेकिन आज राहुल गांधी जब दौरा करेंगे तो खबर है कि पार्टी लीडरान के साथ, क़यादत के साथ श्रीनगर में भी मुलाकात होगी और पार्टी यहाँ से आगे ऐसी सूरत हाल में क्या करेगी। जम्मू कश्मीर के एतबार से जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंतहाई हसास मामला है। मरकज़ के अंदर अगरचे हुकूमत ने खुलकर ये कह दिया है कि वो हुकूमत के साथ कहा गया कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में माजी में भी हमने कई मरतबा स्ट्रेटजीज़ में ज़रा फ़र्क देखा है। हर जमात को मुश्किल सूरत हाल में अगरचे एक साथ नज़र आए, लेकिन हमारे साथ रविंदर शर्मा साहब भी हैं जो तर्जमान हैं कांग्रेस कमेटी के। रविंदर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फाइनली लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का प्रोग्राम ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। कहा जा रहा है कि बाद दोपहर श्रीनगर पहुंचेंगे, वज़ीर आला से भी शायद एक मुख्तसर सी मुलाकात होगी। क्या डिटेल्स है शेड्यूल के हवाले से? उनकी बन रही रात लेट नाइट तक जो हमारे पास इतला थी आ तो रहे हैं, लेकिन यह है कि वो तो पहले अनंतनाग जाना चाहते थे, यहाँ इंजर्ड है, कोई जख्मी दाखिल था, वो उनके गम में शरीक होना चाहते थे। लेकिन अभी शायद पता चल रहा है कि वहाँ से जो एक इंजर्ड था या कोई था उसको शायद शिफ्ट किया गया है, तो वहाँ शायद फिर वो ना जाए। और अभी भी फाइनल डिटेल्स बन रही है, लेकिन ये जरूर है कि वो आ रहे हैं और उसके बाद क्या रहेगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन यह है कि उन्होंने सीधा अमेरिका से आकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कहा और सरकार के साथ और उसके साथ कांग्रेस पार्टी आल पार्टी में भी खड़ी हो गई और यहाँ भी हमारे लोग कल आल पार्टी में हमारे सदर और बाकी उस मीटिंग में शामिल हुए। तो मैसेज ये है कि वो आना चाहते हैं, जो एक सहानुभूति है और एक मैसेज जो देना चाहते हैं, उसके लिए वो आज मुझे लगता है दोपहर से पहले ही आएंगे। आप बात दोपहर कह रहे हैं, उनका अराइवल शायद 11:30 के करीब है। अभी कुछ फाइनल डिटेल्स बन रही थी जितनी मुझे इत्तलात मौजूद है, और रात भी क्योंकि इसमें कहाँ इंजर्ड हैं कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे जो इतना मिली है कि वो जाना तो अनंतनाग चाहते थे, उसके बाद श्रीनगर आते, लेकिन शायद अब अनंतनाग जाने का मकसद नहीं रहा और श्रीनगर आएंगे और लोगों से मिलेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तर्जमान आला कांग्रेस कमेटी रविंदर शर्मा साहब ज्वाइन कर रहे थे, कंफर्म कर रहे थे कि राहुल गांधी की विजिट है। आज अनंतनाग जाना चाहते थे जहां पर बाइसरन हमले में ज़ख्मी नौजवान था, लेकिन उन्हें सुबह शिफ्ट कर लिया गया है, इसलिए वो वहां अब साउथ कश्मीर नहीं जाएंगे। लेकिन श्रीनगर का विजिट उनका ड्यू है और इतलात और ख़बरों के मुताबिक आज कांग्रेस के कुछ लीडरों से भी उनकी मुलाकात होगी, सिविल सोसाइटी के साथ भी कुछ लोगों की मुलाकात करने का मन है। और ये भी खबर है कि एक मुख्तसर सा कॉल वो आज उमर अब्दुल्ला को भी देंगे, वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन इंतज़ार होगा जब फाइनल शेड्यूल उनका जारी होगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी आज कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। चलिए जनाब, ये तो थी बात राहुल गांधी के विजिट की जो हम आपके सामने रखते थे, लेकिन ज़रा बात करते हैं तलबा की, स्टूडेंट्स की, बात करते हैं ताजरों की, ट्रेडर्स की, जो बैरूनी रियासत यानी जम्मू कश्मीर की सरहदों के बाहर या तो पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर तिजारत के लिए जाते हैं, यानी लखनपुर से बाहर जाते हैं। सूरत हाल ये है पिछले 2 दिन के दौरान कि कई इलाकों से इतलात और ख़बर ये आ रही है कि दहशत का माहौल है और खौफ है, और इस बीच कुछ लोगों ने वापस सफ़र का भी प्रोग्राम बना लिया है। अगरचे कल रात ही रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात की वजाहत की और कहा कि मामला पहले ही दाखिला वजारत की नोटिस में लाया गया है और
रेजिडेंशियल कमिश्नर जो नई दिल्ली के अंदर है वहां पर भी एक स्पेशल हेल्प डेस्क कायम कर लिया गया है। वह साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दाखिला वजीर के साथ इज़हार हमदर्दी, इज़हार ताज़ियत तो किया ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले पर जो तलबा और ताजर बैरूनी रियासत है और जो मुसलसल जो सूरत हाल कई इलाकों के अंदर बनी है उस पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि मिड वे में वो वापस आ रहे हैं, अपना तिजारत महदूद करते हुए, अपनी तालीम को बीच में छोड़ते हुए। सूरत हाल थोड़ा सा क्योस और टेंशन भरी है, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और रियासत के वज़ीर आला की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि तमाम मामलात पर नज़र रखी जा रही है। हेल्प डेस्क वज़ीर आला ने अपने दफ्तर में भी खोल दिया है। उसके अलावा नई दिल्ली के रेजिडेंशियल कमिश्नर के दफ्तर में भी एक हेल्प डेस्क खोल दिया गया है और यह साफ कर दिया गया कि अगर कहीं पर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई मुश्किल मसाइल पेश आते हैं तो वो बराह रास्त इस पर रब्ता करें। लेकिन सूरत हाल ये है कि चंडीगढ़ समेत पंजाब और उत्तराखंड समेत कई और रियासतों के अंदर इतलात और ख़बर ये है कि तलबा और ताजर जो है वो खौफजदा है। अगरचे इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन ख़बरें यही है कि शायद वापसी का सफ़र ही फ़िलहाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ भी दिया है यूनाइटेड सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन USSF पंजाब की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो बिल्कुल काम रहें और कश्मीरी तलबा का एहतराम, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, उनका साथ दें मुश्किल सूरत हाल में। और उन तलबा के लिए जिनको इस मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा है, यूनाइटेड सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। एक अपील सिख तलबा की जानिब से। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ बात थी तलबा और ताजरों के हवाले से। लेकिन जरा बात करते हैं जिला इंतजामिया की भी। 22 रन मामले के बाद जिला इंतजामिया मुख्तलिफ मकामात पर हरकत में आ चुकी है और स्पेशली नॉर्थ कश्मीर की जिला इंतजामिया हरकत में आई है और करना, केरन, टंगडार और बंगसवादी आने वाले जाने वाले लोगों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिला इंतजामिया की तरफ से, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बना दिया गया है, यानी DEO का क़याम ज़िले के अंदर कायम कर दिया गया है। करना, केरन, मत्सिल, बंगस का सफ़र करने वाले लोगों से कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर वो पहले परमिशन, यानी ये जो ज़रूरी लवाजिमात है, जो पेशगी परमिशन है, उसको लें और उसके बाद ही वो इन इलाकों की ओर सफ़र कर सकते हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और यह एडवाइजरी तब जारी कर दी गई है जब पहलगाम के 22 रन इलाके के अंदर हादसा पेश आया और अब आगे इस तरीके की वारदातें और मामला पेश ना आए। ज़िला इंतज़ामिया हर तरफ से मुतहरिक है और हसास इलाकों के अंदर जहाँ पर प्री परमिशन की ज़रूरत है वहाँ पर पेशगी इतला, यानी करना जाना है, केरन जाना है, मत्सिल में रहना है, बंगसवादी के सफ़र पर आना है या एक्सकर्शन के लिए आना है, तो बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन पोर्टल पर पेशगी आपको इतला देनी होगी। जब परमिशंस आपको मिलेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो और बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल रूम जो कायम किए गए, रिस्पॉन्स सेंटर जो कायम किए गए, उनके नंबरों को भी इजरा कल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुपवारा की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये तो थी बात एक ऑर्डर की जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन दूसरा एक और ऑर्डर है जो तमाम मुलाजमीन के लिए अब होगा और स्पेशली उन मुलाजमीन के लिए
जो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है, क्योंकि ऑनलाइन निज़ाम को मज़ीद बेहतर मुस्तहकम बनाने के लिए एक और संगमील किया गया है और इस ज़िम्मन में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ कर, सूबाई इंतज़ामिया ने यह साफ कर दिया मुलाजमीन को कि रियल टाइम प्रोसेस ऑफ ई फाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप SMS सर्विस और ई ऑफिस सेक्रेटरीट का इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, 3 चीज़ें कंफर्म की गई हैं। मुतअद्दिद मुलाजमीन को जिन्हें SMS सर्विस, ई ऑफिस जो ख़ासतौर से सरकारी दफातर से मुंसलिक हैं और कई लोगों का रिकॉर्ड लेकिन वक्त पर प्रोसेस ना होना, उसकी बुनियादी वजह यह भी बताई जाती थी कि अपडेट अगर नंबर ही करना हो, प्रोफाइल अलर्ट के लिए नोटिफिकेशंस अगर बंद हो तो तब भी कई लोगों को पता नहीं चलता है। तो जो एडवाइजरी आई है मुलाजमीन के लिए, उसके कहा गया कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल हो, ई ऑफिस के तहत ही आप तक भी नोटिफिकेशंस और SMS पहुंचे, जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हैं वो कनेक्ट रखें अपने कामकाज के साथ, सरकारी ऑर्डर के मुताबिक अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें, ई ऑफिस लॉगिन करें, ताकि 2 चीज़ों से, एक तो मुकर्रर मुद्दत के अंदर या बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर वक्त के हिसाब से आप चीज़ें वो जो है फिक्स कर सकें, दूसरा डेटा आपके अकाउंट से चोरी ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए परिचय ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन के ज़रिए क्या होगा कि आप जब भी लॉगिन करेंगे तो ई ऑफिस के ज़रिए लॉगिन होगा, यानी जो कंसर्न लोग हैं उनके नोटिस में भी चीज़ें रहेंगी। और दूसरा, अलर्ट सेटिंग में ओपन कर दें अपने मोबाइल में जाकर, जो आपकी मोबाइल की सेटिंग है उसमें कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं, सरकारी ऑर्डर पढ़कर आपको वो भी समझ आ जाएगा। कहा गया कि जो OTPs आपको आती हैं, SMS सर्विस आते हैं, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये जो आपके पास मैसेजेस आते हैं वो भी परिचय ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के ज़रिए, एक तो आप वक्त पर आपके पास अपडेट पहुंचे, इसलिए मोबाइल नंबर अपडेट करना ज़रूरी है। नोटिफिकेशंस में जाएं, वहाँ प्रेफरेंसेस देखें, सेटिंग्स में जाएं, अलर्ट सेटिंग को ओपन कर दें। दूसरी बात ये कि कहीं से भी कोई अनऑथराइज्ड इसमें कोई ओपन ना हो, कोई लॉगिन अनऑथराइज्ड ना हो, आपके अनऑथराइज्ड लॉगिन से भी बचा जाए। अब किसी सरकारी मुलाजिम का कोई अकाउंट है तो वो कोई दूसरा जाकर ओपन करता है, दूसरा कोई लॉगिन करेगा तो 2 तरह की मुश्किलात आ सकती हैं। एक, जिस मुलाजिम का रिकॉर्ड GAD के पास या सरकारी महकमे के पास है, वक्त पर अगर उस पर अपडेट ना पहुंचा, जिसका मोबाइल नंबर है उसके पास ना पहुंचा, तो मुश्किलात उस एतबार से भी आ सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनऑथराइज्ड लॉगिन का मतलब यह हुआ कि ई ऑफिस के जरिए इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को या इस नए निज़ाम को मुतारिफ करा के कम से कम इन चीज़ों से बचा जाए जो डेटा चोरी होने का ख़तरा है या आपका रिकॉर्ड चोरी होने का ख़तरा है। तो इसीलिए मोबाइल अपडेट नंबर अपडेट करने के लिए भी कहा गया कि जब भी लॉगिन करें तो ई ऑफिस के ज़रिए करें, ताकि किसी भी तरीके से रिकॉर्ड के हवाले से, कामकाज के हवाले से, ख़ास तौर से सरकारी मुलाजमीन को मुश्किलात पेश ना आए, जिसमें माजी में भी शिकायतें मौसूल होती रही। ये तो एक बात है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद आज बहुत सारे लोगों की जानिब से अपील की गई कि नमाज जुमा से पहले और बाद में एहतजाजी मार्च भी निकाले जाएं, पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए उनको खराज अकीदत भी पेश किया जाए। और मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह का माहौल पैदा किया जहां पर लोगों को मुनक़सिम करने की कोशिश हुई। उन तमाम ताकतों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करने की अपील की जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, जो रुकन पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने मुसलमानों से आज अपील की है कि नमाज जुमा की अदायगी के दौरान अपने हाथों या बाजों पर सियाह पट्टी बांधकर वो नमाज की अदायगी को यकीनी बनाएं। और पहलगाम हमले के तनाजुर में ओवैसी की जानिब से अपील हुई है ताकि मुश्किल सूरत हाल में जो लोग गुजर रहे हैं उनके साथ इजहार यकजहती हो, मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ा हुआ जाए, और जिन लोगों ने इस हमले के बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश और मुल्क को या कौमों को तकसीम करने की कोशिश की है, उनको भी एक मौसर जवाब दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने ख़ास तौर से उन तमाम लोगों से, हैदराबाद के अंदर हो, मुल्क के बाकी हिस्सों में हैं, हर जगह अपील की है। उनकी अपील का एक छोटा सा हिस्सा। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशत गर्दों ने 27 से ज़्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशत गर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशत गर्दों को
कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए अपनी मुल्क की इसी को आप सुन रहे थे, जहां पर वो बता रहे थे कि आज नमाज के मौके पर एहतजाज भी हो, लेकिन आपको याद होगा कि वक्फ तरमीमी कानून मार्ज वजूद में आ चुका है और उस कानून को लेकर मुल्क भर के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे भी हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिया गया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फैसला रात देर गए सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल वक्फ कानून के खिलाफ जो एहतजाजी धरने दिए जा रहे थे पूरे मुल्क के अंदर, उन्हें रोक दिया जाएगा। पहलगाम हमले के पेश नजर बड़ा फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि फिलहाल इसको रोक दिया जाएगा। और आज बाज़ाब्ता तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तमाम मुसलमानों से कहा है कि वो पहलगाम के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद करें और उन तमाम लोगों के साथ जो वहाँ पर मारे गए हैं उनके अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती भी करें। मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया गया है और उस बयान के अंदर तमाम उलमा से यह कहा गया है कि वो आज इस पूरे मामले की मजम्मत भी करे और अवाम भी इस पूरे मामले में खुलकर एहतजाजी मुजाहिरा करें। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इतलात और खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों से वाबस्ता अरकान आज नमाज के मौके पर एहतजाजी मुजाहिरा भी कर सकते हैं। कॉल नहीं लेंगे, कॉल लेना खतरा है। सवाल तो उनके खिलाफ कि फिलहाल ये एहतजाज जो वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहा था वो नहीं होगा और पहलगाम हमले के तनाजुर में यह हमला रोका गया है। इस पर एक साउंड बाइट भी आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि कार्रवाइयाँ भी मुसलसल मुतलका हुकाम की जानिब से चल रही हैं पहलगाम हमले के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में आपकी बात सुनने का भी वक्त आया है। तमाम लोग कॉल भी करें, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। साथ साथ आपको पहलगाम हमले के मुतालिक तहकीकात कहां तक पहुंची वो भी आपको प्रोग्राम में बताते चलेंगे और टीवी स्क्रीन पर सारे नंबर्स आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन पहले से आपको ये भी बताते चलें कि सलामती सूरत हाल से मुतल्लिक कोई भी सवाल इस प्रोग्राम में जो लोग भी कॉल करेंगे इस पर ज़्यादा तज्ज़िया और तबसरा करने से कोशिश करें कि गुरेज़ करें। जो बुनियादी मामलात हैं आवाम के, सरकारी अफसरान तक, इदारों तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं उस पर खुलकर बात करिएगा और जो हुकूमत से शिकायतें हैं उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, तालीम, सयाहत, सेहत के हवाले से। लेकिन जब तक आप कॉल करेंगे आपकी बात हम सुनेंगे। इससे पहले आपको पहलगाम हमले के मुतालिक तहकीकात पर भी खबर और अपडेट बताते चलें। जम्मू कश्मीर के अंदर इस हमले के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी कौमी तहकीकाती एजेंसी या NIA के पास है और NIA इस केस में जहां ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से, जहां पर केस के आगाज़ में ही पहलगाम के उस मकाम का दौरा किया गया जहां पर हमला हुआ था। बाइसरन के मकाम पर सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया था। वहीं अब इस मामले में SIT का भी गठन किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी ASP इस SIT की सरबराही करेंगे, इनके सरबराही में काम करेंगे। जो FIR नंबर है वो पुलिस स्टेशन पहलगाम में 25/2025 जो दर्ज किया गया है, जिसके बाद तहकीकात जारी है और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों अफराद से इस केस के सिलसिले में पूछताछ की जा चुकी है।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें एएसपी अनंतनाग जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सरबराह बनाकर एफआईआर नंबर 25/2025 पुलिस स्टेशन अनंतनाग में लगी है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि 1500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई। दर्जनों अफराद से पूछताछ ज़रूर हुई है, जिसमें कुछ पुणे वाला भी हैं जो हमारी जानकारी है। बैसरन में 22 तारीख को होने वाले हमले के बाद जो लोग दाएं बाएं थे या चश्मदीद थे, उनसे भी सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश हो रही है। डिजिटल एविडेंस को भी कलेक्ट किया जा रहा है। ड्रोन के ज़रिए कुछ तस्वीरें लेकर फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा, तज्जिया इसका लैब्स के ज़रिए होगा। और ये भी कंफर्म हो रहा है कि गिरफ्तारी इस केस में ऑफिशियली किसी के अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन कई लोग जिनको एग्जामिन किया जा रहा, पूछताछ हो रही है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी या वी.के. बिरदी की जानिब से, जिनने पहलगाम का भी कल सुबह दौरा किया था, जिनने सारी सूरत हाल पर जायज़ा भी लिया है। एसआईटी के साथ भी उनने बातचीत की है और एसआईटी के सरबराहान की जानिब से ख़ास तौर से एएसपी की तरफ से उनको ब्रीफ भी किया गया इस सिलसिले में। जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी मदद कौमी तहकीकाती एजेंसी थी इसमें लेगी और अंडर सेक्शन 6(5) NIA एक्ट के तहत, जिसके तहत कार्रवाई हो रही है। और इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जो गुज़श्ता दिनों जारी हुआ था कि केस NIA के पास जाएगा, वो 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे मुतअद्दिद लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। जो हो सकता है कि कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए जाएं, या गोलीबारी यहाँ पर जब हुई है तो कुछ ऐसा जो आप कह सकते हैं कि सस्पेक्टेड चीज़ शुरुआत। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है मकामी पुलिस का, उनको भी सारी तफसीलात फराहम करनी है। और उन्होंने भी इस सूरत हाल का जब जायज़ा लिया जाएगा, केस आगे बढ़ेगा, तो जिन जिन लोगों से मुमकिन तौर पर पूछताछ हो सकती है या थोड़ा सा भी किसी के पास अगर कोई क्लू होगा, डिजिटल एविडेंसेस को इसमें देखा जाएगा। बहुत हसास मामला है क्योंकि कहा जाता है कि बहुत कम लोग वहाँ उस वक्त मौजूद थे, और जो लोग थे उनमें बेशतर अफराद जो मकामी थे, उन्होंने उन तमाम लोगों को बचाने की उस वक्त कोशिश की। घोड़े वाले जो चंद लोग जिनमें कुछ ज़ख्मी हुए, जिनमें सैयद आदिल शाह भी मारा गया, तो जो लोग ज़ख्मी थे उसके बावजूद भी सयाहों को बचाने की बात जब आई तो वो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसलिए उन चंद लोगों से भी जो पोने वाले हैं, पूछताछ इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस केस में NIA की जानिब से की गई है। रही हैं। वहीं पर आदिल के घर पर भी मातम पसरा है, जिनके नमाज जनाजा में हज़ारों लोगों की गुज़श्ता दिनों शिरकत हुई और उमर अब्दुल्ला समेत कई लोग शामिल हुए। तस्वीर आदिल की जो एक घोड़े वाला था, और जो ख़बरें आई कि वो इस हमले के वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन मिलिटेंटों को फायरिंग ना करने की जैसे ही सलाह दी या उनके साथ थोड़ा बहस वहाँ पर मौके पर हुई, जिसके बाद उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये तस्वीरें उस वक्त की जब उनकी तदफीन हो रही थी, परसों जब वज़ीर आला भी यहाँ पहुँचे थे। घर वालों की तरफ से, उनकी बहनें, वालिद और वालिदा की तरफ से ज़रूर इसे बाइस से फ़ख्र लम्हा भी करार दिया जा रहा है, जहाँ उनके बेटे ने गैर मकामी अफराद की जान बचाते हुए जाम शहादत नोश किया है। वहीं दूसरी जानिब एक गम की लहर भी है, क्योंकि जैसे इसी प्रोग्राम में परसों हमने आपको बताया था कि आदिल वाहिद इस घर का ऐसा फ़र्द था जो कमाने का ज़रिया था, काम करता था और इसका घर इसी से चलता था। घर वालों की बात ज़रा सुनिएगा। 300 रुपये कमा लेता था, यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। जी बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको, लेकिन हाँ सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसकी गले में लगी। कैसे संभालूं, अब क्या करूं, अब संभाल नहीं, जी नहीं, यही घर का काम करती हूँ। गया से मजदूरी को, इथू सरगी निकल कर गया मजदूरी को, अगू गया कोड़े के इनको था, इथू ज्यादा कापी का गेदा पता दा ग्रा खा का गेदा गया मजदूरी किते को, अगू गया उठौता गया ना के इनका उनकी जान बचेंदा जिंदा अपनी जान देकर चला गया। क्या करूं, और ये एक बंदा था जिड़ा मेरे लिए कमा कांडा, और कौन था,
क्या करूं हम, ए भी बूढ़ा मैं भी बूढ़ी, ए बीमार था, इसको वही आशा दवा शवा आन का देना क्या करा, और कौन आन सी कौन देसी, ओ ये कमा कर दिन को 300 रात को चावल शावल आंडा से खेन जैसे क्या करा, उनकी जान बचेंदा था तो अपनी जान देगा, क्या करूं, वो भी हमारे भाई थे। तो बहुत फकर है, बहुत फकर है उसकी शहादत पे, उसकी फकर के लिए मैं इस वक्त जिंदा हूँ, नहीं तो उसकी जवानी, उसकी शक्ल, उसकी ये देखकर मैं भी मर जाता। फिर उसी वक्त जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी अपनी जान गंवा देता, लेकिन इस बहादुरी की वजह से मैं खुश हूँ और मेरी जान भी बच गई कि उसने और लोगों सियाहों को बचाया, उन औरतों को वहाँ पे बचाया, उन बच्चों को बचाया, कुछ लोग उसकी वजह से बच गए। ये मुझे बहुत बड़ा नाज है उनका। कि फ़ोन नॉट रीचेबल था पहले जब हम यहाँ से फ़ोन करते थे, फिर बाद में 4 साढ़े 4 बजे के बाद उसका फ़ोन ऑन हुआ। हमने सोचा कि ये अब नीचे जा रहा है, मगर ये पता नहीं था हमको कि इसकी डेड बॉडी नीचे जाएगी। हमने सोचा कि ये अब निकल आया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते हैं। हमने सोचा ये निकल आया अब वहाँ से। तो जब बाद में हम इंतज़ार करते रहे, जब शाम भी हो गई तो ये नहीं आया, तो फिर हम इस पूरे गम में मुब्तला हो गए। इनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे भाई को किए, इन लोगों ने 3 गोलियां मारी। क्या करेंगे, अब कहाँ से ढूंढेंगे भैया को। बहुत प्यार करता था वो मेरे से, जब कहीं निकलता था तो पहले मुझे बुलाता था, असमत मैं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ लाना है आपके लिए, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को दिखाए, ये करेंगे वो करूंगा, बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा। अब कौन ला के देगा हम लोगों। सैयद आदिल के घर पर मातम पसरा है। बहनें, वालिद और वालिदा मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जो पहले हुआ बाद में हुआ और बच्चे के साथ जो आखिरी बातचीत हुई उस हवाले से बात कर रहे थे। अब ज़रा आपकी कॉल्स लेते हैं, आखिरी 5 मिनट हमारे पास हैं। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ हैं। कौन साहब, कहाँ से, नाम बताइएगा। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। जीशान गवर साहब, तुम ठीक? जीशान साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहलगाम गो हम तिम गुजरे तक दुखस सत, मगर नबर सान बायन बेन कर तंग नबर, यह गलत। तुम हावान यह खबर कह नबर सोशल मीडिया पे गलत सोशल मीडिया करो तुम गो क्लियर, हर कह खबर सोशल मीडिया पे वुचान यह सही क्या। रात गई आ खबर वो कि अख लड़का सा गुजरो सोपर, यम सात रिवेरीफाई कोर तमाम चीज़ सोज आज ब्रो 5 वरी गुजरोमुत, और रात चलो सो क्लिप तशद्दुद भड़कावन बापत या बाकी मामला कर बुस अत कह खबर यह सही चलो बचन खबर तिमन लोमुत, चलो उत्तराखंड खबर सह सही, यम चीज़ सही तिम वनान, और सू वजह कि रात तोर रियासत वज़ीर आला तथ पे रेस्पॉन्ड, महबूबा मुफ्ती कोर बराह रास्त कत वज़ीर दाखिला सब सत, लेकिन हर एक जाए गसान हवा बनान तूत तूफान कह, मुल्कस अंदर अमन कानून तह चीज चलान। सड़ा शुक्रिया कॉल करने। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, जावेद साहब बोल रहा हूँ। जी जावेद साहब, मेरी एक बात, पहले तो हम हकीकतन ताजियत के साथ है ही जो वाक़ा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत, जो हमारी सेंटर में हुकूमत है, जो बाकी हमारे स्टेट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई गलत कोई काम सोशल मीडिया पे दिखाता है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं होता, उसको वो हमें क्यों नहीं नजर आ रहा है। मैं इसमें ज़रा क्लियर कर दूं, जो देहरादून का वीडियो कल से बड़ा वायरल था, उसमें अभी DGP का स्टेटमेंट आ चुका है, FIR फाइल हो गई है, ASP को भेज दिया गया है। शायद 1-2 घंटे में अंदर उस शख्स की भी गिरफ्तारी होगी जो कल बयान आ रहा था और कल से ज़्यादा वायरल था। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसी को क्रॉस चेक कर रहा था, शायद आज थोड़ी देर में उसकी गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि DGP की तरफ से डायरेक्टली ये कहा गया कि इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है कि दाखिला वजारत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रियासतों के लिए ये साफ कर दिया है कि कहीं पर भी इस तरीके की वारदात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहाँ से। मैं मसूद बोल रहा हूँ करण नगर से। जी मसूद साहब।
हाँ, ऐसा है कि हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे अंदर से लोगों ने पार्किंग बना के रखी है। हमें दरवाजों के ऊपर गाड़ियां हैं, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये करणनगर ये हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है जहाँ डॉक्टर बशीर साहब का क्लिनिक है, आई क्लिनिक, उसमें और अगले वाले में, अगली गलियों में बाहर निकलना इतना मुश्किल है कि गाड़ियों की लाइन लगी रहती है सुबह से शाम तक, रात 10 बजे। हमें अपनी गाड़ी निकालने में मुश्किल है, अपनी गाड़ी बाहर रखने में मुश्किल है। प्लीज अब ये जो मुतल्लिका ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पार्किंग, इलीगल पार्किंग्स बहुत सारी जगहों पर है और जो लोगों ने फिर बाद में उन रिहायशी इलाकों की तरफ चलना होता है तो उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये मामला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बिल्कुल पास है, आज इस पर थोड़ी सी कार्रवाई हो और ये स्ट्रीमलाइन किया जाए कि लोग किसी भी तरीके से मुश्किलों में ना पड़े और स्पेशली इलीगल पार्किंग वाला मामला बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। एक और कॉलर दीजिएगा जी। हेलो जी, आदाब, मैं दजन सिंह अर्ज कर रहा हूँ जम्मू से। जी सिंह साहब। हजूर, ये जो हादसा हुआ 22 तारीख का, इसके लिए हम बहुत शर्मसार हैं देशवासी, और जिन परिवारों के घर वाले गए हैं उनके चलिए मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप। बहुत शुक्रिया अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। लास्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, कौन साहब कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज को बंद कीजिएगा। सर हम मड़वा के अब अपनी अब आप बात बात रखिएगा अपनी। चलिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। हम बार बार गुजारिश करते हैं जब आप हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं किसी भी नंबर पर तो डायरेक्टली हमारे साथ कॉल पे बात किया करें, टीवी की आवाज़ बंद रख के। बसूरत देकर इसी तरीके से मुश्किल होगी और फिर हमें कॉल मजबूरन काटनी पड़ती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सलाम जेके में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जेके 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर जारी रहेगा।